हेलो एवरीवन। अभी हम आपके लिए ब्रिटिश पॉलिसी पढ़ा रहे हैं। ब्रिटिश पॉलिसी में जो हमने कल कराया था लास्ट क्लास में, वो पॉलिटिकल पॉलिसी कराई थी, राजनीतिक नीति। और राजनीतिक नीति के तहत हमने दो नीति पढ़ी थी, एक सहायक संधि और एक हड़प नीति। आपने देखा सहायक संधि और हड़प नीति की सहायता से ब्रिटिश ने भारतीय राज्यों को अपने आप में मिलाना शुरू कर दिया या उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद जो पढ़ेंगे इनकी इकोनॉमी पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमी पॉलिसी क्लियर। इकोनॉमी पॉलिसी इनको बोलते हैं अर्थशास्त्र नीति, ठीक है ना। जो अर्थशास्त्र नीति हैं ये हमारी भूमि में सुधार करने के लिए आई थी। इनको भूमि सुधार भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनका मतलब क्या है बता रहा हूँ तुम्हें। देखो इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब क्या है कि पिछले सहायक संधि और हड़प नीति से इन्होंने जो राज्य समाहित कर लिए थे, इन पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने। उसके बाद जो भूमि उनके अंडर में आई थी, तो उस भूमि से टैक्स कैसे लिया जाए, तो उस टैक्स लेने के लिए जो नीतियां बनाई थी उन्हें इकोनॉमी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए टैक्स लेने के आधार पर ये इसमें तीन नीति थी, तीन चीज़ें थी। नंबर एक में बताया था आपको जमींदारी, ठीक है। और नंबर दो बताया था हमने रैयतवाड़ी। और नंबर तीन जो हमने बताया था आपके लिए, वो बताया था महलवाड़ी। महलवाड़ी होगा आपका, ठीक है ना। तो तीन व्यवस्थाएं जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ठीक है ना। तो देखो इन तीनों में डिफरेंस क्या था मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है ना। देखो तो ब्रिटिश लोग जो थे, ठीक है ना, तीनों में अंतर पता होना चाहिए कि जमींदारी क्या थी, रैयतवाड़ी क्या थी, महलवाड़ी क्या थी, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश लोग जो थे, उन्होंने सोचा कि जो हम टैक्स ले रहे हैं ज़मीन से, तो इन्होंने कहा जो ज़मीन है वो हम सब जमींदार को दे देते हैं, ठीक है, किसानों को नहीं, किसको, जमींदार को दे देते हैं। और ये सब जमीन को ठेका में उठाएंगे एक व्यक्ति के लिए, वो जमींदार कहलाएगा, ठीक है ना। और उससे पैसे लेंगे टैक्स की। और जमींदार जो होगा उस जमीन को किसको दे देगा, किसान को। किसान उसमें खेती करेंगे। तो किसान खेती करेंगे, किसान टैक्स देंगे जमींदार को, और जमींदार टैक्स किसको देंगे, ब्रिटिश को। ये प्रक्रिया तुम्हारी कौन सी कहलाई, जमींदारी कहलाई, ठीक है। इसमें कहा क्या, जो जमीन के जो मालिक थे वो है जमीन के मालिक कौन हो जाएंगे, जमींदार हो जाएंगे, क्लियर। और किसान उसमें मजदूर की तरह काम करेंगे। तो जमींदार जो किसान अच्छे से काम करेंगे उन्हें देंगे किसान जमीन, जो किसान अच्छे से काम नहीं करेंगे उससे जमीन वापस भी ले लेंगे जमींदार, ठीक है ना। मतलब यह है कि किसान यहाँ पर मालिक नहीं है। तो किसान मालिक नहीं है तो जमीन को बेचने का, खरीदने का इनका कोई हक नहीं है। जब तक काम करेंगे तब तो जमीन में रहेंगे, काम नहीं करेंगे जमीन से ना बाहर निकाल दिया जाएगा, क्लियर। जमींदारी तो ये हुई कि यहाँ किसान टैक्स जमींदार को देंगे, जमींदार किसको देंगे, ब्रिटिश को देंगे। मतलब यहाँ ब्रिटिश और किसानों के बीच में कौन है, जमींदार हैं, क्लियर। ऐसी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी क्या थी, देखो रैयतवाड़ी ये थी, यहाँ पर क्या है कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ जमीन जमींदार को नहीं देंगे, जमीन सीधी यहाँ किसानों के हाथों में ही रहेगी, ठीक है ना। ये जमीन किसानों को ही दे देंगे इस व्यवस्था में, रैयतवाड़ी में, ठीक है। अब किसानों को क्यों देंगे, तो किसानों को इसलिए देंगे जहाँ जो राज्य थे, जो कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ खेती अच्छी खासी होती थी, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है तुम्हारा, और उत्तर प्रदेश के राज्य हैं, गंगा के जो राज्य हैं, तो उनमें खेती अच्छी होती है, ज़मीनें भी उपजाऊ हैं। तो ज़मीनें उपजाऊ हैं तो वहाँ से इनकम अच्छी होती है, तो वहाँ तो ज़मीन लेने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो वहाँ ज़मींदार इनको लिए मिल गए थे कि भाई ज़मीन हमें दे दो या हमें दे दो। लेकिन हमारे साउथ के जो इलाका हैं, दक्षिण के, तो दक्षिण में आप देखोगे कि ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वहाँ खेती अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। वहाँ बारिश अच्छी नहीं होती है, वो वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है ना। तो वहाँ खेती नहीं हो पाती है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं थी यहाँ। तो इस वजह से वहाँ ज़मींदार ज़्यादा मिल नहीं पाए, या ऐसे मान लो वहाँ ज़्यादा खेती नहीं होती थी उस समय, ठीक है ना। तो वहाँ क्या है कि कहीं खेती होती थी कहीं नहीं थी, तो वहाँ बहुत कम किसान थे, और किसानों के बाद बहुत बहुत कम ज़मीनें करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ ज़मींदार नहीं मिल पा रहे, ज़मीन किसको दें, ज़मीन जमींदार नहीं मिल पा रहे, तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम यहाँ डायरेक्ट टैक्स किससे ले लेंगे, किसानों से ले लेंगे, यहाँ जमींदार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस व्यवस्था को कहलाई वो रैयतवाड़ी।
तो रैयतवाड़ी में क्या होगा कि ब्रिटिश डायरेक्ट टैक्स किसानों से लेंगे, और ज़मीन किसके हाथ में रहेगी, किसानों के हाथ में रहेगी। और ज़मीन के जो मालिक हैं, वो ज़मीन के मालिक यहाँ कौन रहेंगे, किसान रहेंगे, ठीक है ना। ज़मीन के मालिक कौन रहेंगे, किसान। और किसान जब ज़मीन के मालिक होंगे तो यहाँ ज़मीन के लिए किसान बेच भी सकते हैं, और ज़मीन के लिए किसान खरीद भी सकते हैं, और खेती करने के बाद टैक्स देंगे ब्रिटिश को देंगे, ठीक है ना। इस वाले में किसान ज़मीन के मालिक नहीं थे, वो सिर्फ मजदूरी की तरह काम कर रहे थे, ठीक है ना। और ये जमींदार को टैक्स दे रहे थे, जमींदार किसको, ब्रिटिश को दे रहा था, ठीक? ये जमींदारी व्यवस्था थी, और ये तुम्हारी रैयतवाड़ी है, ठीक है। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। ऐसे देखो एक महलवाड़ी थी, तो देखो महल का मतलब यहाँ है गांव से, विलेज। महल का मतलब किससे, गांव। इसमें क्या होगा, तो देखो ये महलवाड़ी व्यवस्था जो है, वो तुम्हारी जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के बीच की व्यवस्था है। ये महलवाड़ी व्यवस्था ऐसी जगह लागू हुई कि जैसे मान लो जमीन वहाँ ज़्यादा नहीं थी, तो इतनी जमीन नहीं थी कि वह जमींदार मिल सके, और इतनी कम भी नहीं थी कि ब्रिटिश हर एक एक किसान से जाके टैक्स उगाएं, ठीक है ना। तो यहाँ एक नई व्यवस्था की गई कि जो ब्रिटिश जो हैं, वो टैक्स ज़्यादा किसान से लेके नहीं, ये गांव के मुखिया से टैक्स लेंगे। यहाँ बीच में कौन आ जाएगा, गांव का मुखिया आ जाएगा महलवाड़ी में, ठीक है ना। और गांव के मुखिया के नीचे कौन होंगे, तुम्हारे किसान होंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस समझ में आ गया। महलवाड़ी में क्या होगा कि ब्रिटिश जो है डायरेक्ट किसान से टैक्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तो यहाँ किसान बहुत सारे हैं, ब्रिटिश एक एक किसान से कैसे टैक्स लेंगे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या दिया कि ये सभी किसान जो हैं वो बिल के टैक्स किसको दे दें, अपने गांव के मुखिया को दे दें, और गांव के मुखिया टैक्स हम कौन ले लेंगे, हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी महलवाड़ी थी, ठीक है ना। यहाँ जमीन के मालिक फिर से किसान रहे हैं, यहाँ गाँव का मुखिया जमीन का मालिक नहीं है। गाँव का मुखिया सिर्फ इसका मालिक था, सभी किसान इकट्ठा करके टैक्स ब्रिटिश को दे दें, एक ही व्यक्ति से ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ भी जमीन के मालिक कौन है, किसान है। किसान है जमीन को बेच सकते हैं, किसान है जमीन को खरीद भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी जमींदारी हो गई, ये रैयतवाड़ी हो गई, ये तुम्हारी कौन सी की, महलवाड़ी। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इन तीनों के डिटेल में कि जमींदारी की स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई, ठीक है ना, जमींदारी, ठीक है ना। हम बता जमींदारी की जो स्टार्टिंग हुई है, वो 1772 से हुई है। 1772 में हमारे जो बंगाल के गवर्नर थे, उनका नाम वारेन हेस्टिंग था। तो वारेन हेस्टिंग ने सोचा स्टार्टिंग में कि इस ज़मीन से टैक्स कैसे लिया जाए। तो उन्होंने पहले 5 साल के लिए ज़मीन दी थी, ठीक है ना, जमींदारों के लिए, कि 5 साल की ज़मीन उठाते थे, और ज़मीनों की बोली लगाई जाती थी। जो ज़मींदार ज़्यादा टैक्स देता था उसको ये ज़मीन दे देते, ठीक है ना। और ज़मीन एक ज़मींदार के लिए 5 साल की दी जाती, ठीक है। ये प्रक्रिया बाद में फेल हो जाती है, ये नहीं सक्सेस हुई। फिर बाद में ये प्रक्रिया 1 साल के लिए की गई कि अब ज़मीनों की बोली हर साल लगेगी, और हर साल क्या होगा, जमींदार बदलते जाएंगे, जो टैक्स ज़्यादा देगा उस जमींदार के लिए ज़मीन दी जाएगी, ठीक है ना। ये भी फेल हो जाती है। फिर इसके बाद जमींदारी का जो दिया गया कि जमींदारी को भी सॉल्व करो, उसको मैटर कैसे सॉल्व करें, इसकी क्या व्यवस्था लागू करें, तो ये जिम्मेदारी सीओडी की दी गई थी, ठीक है। सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसको निदेशक मंडल बोलते हैं। आप समझ गए, निदेशक मंडल जिसका 1773 एक्ट के तहत गठन हुआ था, पॉलिटी में बताया आपने, निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल को दी गई कि तुम बताओ भाई इसका क्या करें, ठीक है ना। तो सीओडी ने क्या किया था कि एक व्यक्ति को अपॉइंट किया इसको जमींदारी को सॉल्व करने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था कार्निवालस, ठीक है ना। तो कार्निवालस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुम बताओ भाई इस जमींदारी के लिए कैसे कैसे करें, इसमें क्या होना चाहिए कार्निवालस को। लॉर्ड कॉर्निवालस कौन थे, कॉर्निवालस जो थे वो तुम्हारे इससे पहले अमेरिका के गवर्नर रह चुके थे। ये अमेरिका के गवर्नर थे, ठीक है ना। भाई देखो अमेरिका के गवर्नर से मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के रहने वाले थे। ये रहने वाले कहाँ थे, ब्रिटिश के ही थे, इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, ब्रिटिश ही थे। तो अमेरिका के गवर्नर कैसे बने, तो देखो अमेरिका के गवर्नर ऐसे बने कि जो ब्रिटिश ने एक समय पर इंडिया पे ही नहीं पूरे विश्व पे ही राज्य किया है लगभग लगभग, ठीक है। हर देश इनके गुलाम था। तो उससे अमेरिका भी इनका गुलाम रह चुका है ब्रिटिशों का, ठीक है, सभी देश गुलाम रह चुके हैं। जिस समय ब्रिटिशों को अमेरिका गुलाम था, तो उस समय कॉर्निवाला जो थे वो अमेरिका के गवर्नर थे ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है ना। तो इन्होंने है अमेरिका में जमींदारी के साथ बहुत काम किया था, वहाँ भी इन्होंने जमींदारी प्रथा स्टार्ट कराई थी। इसलिए कॉर्निवालस यहाँ बुलाए गए और यहाँ बताया गया भी बताओ कि कैसे कैसे इसमें इंडिया में कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कॉर्निवालस कहाँ के गवर्नर थे इंडिया में आने से पहले, अमेरिका की, ठीक है। तो इन्होंने प्रक्रिया की 1790 में, एक प्रक्रिया स्टार्ट की इन्होंने
बोले हम क्या करेंगे, 10 वर्ष के लिए पहले जमीन दे के देखो जमींदारों के लिए, और बताओ 10 वर्ष के लिए जो जमींदार हैं वो कैसा रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया 10 वर्ष के लिए पहले जमीन जमींदारों के लिए बांट दी गई। ठीक है ना। जिसने टैक्स ज़्यादा दिया वो 10 वर्ष के लिए जमींदारों को दे दी गई। ठीक है। फिर जिन जमींदारों को जमीन दी गई तो उनसे पता लगा कि इन सभी हम आगे तक भी कंटिन्यू काम कर सकते हैं, ये लोग टैक्स सही दे रहे हैं। तो उसका 1793 में क्या हुआ। ठीक है ना। जो जमीनें अलॉट की गई थी जमींदारों के लिए तो उनको स्थायी रूप से कर दी गई कि अब भाई देखो तुम्हें 10 वर्ष के लिए नहीं है, अब ये जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई और स्थायी रूप से तुम्हारी होगी, अब तुम इसमें लगातार टैक्स देते रहो, अब जमींदार चेंज नहीं होंगे। ठीक है ना। ठीक है। तो मतलब ये जमीन जो अलॉट की गई थी वो अब स्थायी रूप से ही अलॉट कर दी गई। ठीक है ना। स्थायी रूप से। ठीक है। जब ये स्थायी रूप से अलॉट कर दी गई जमीन तो इसी को हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त का मतलब समझ रहे हो ना, कि जमींदारों के लिए जमीन परमानेंटली दे दिए जाना। पहले 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए दे जाने लगी। अब स्थायी रूप से दे देंगे कि तुम्हारी ही जमीन है, तुम्हें टैक्स देना है, तुम किसानों से जैसे करो वैसे करो। ठीक है ना। तो इसको हमने, इसका नाम स्थायी बंदोबस्त पड़ गया। ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन आता है कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की है। काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है। और इसके साथ कॉर्नवालिस के साथ एक व्यक्ति और थे जिन्होंने इनका साथ दिया था, उनका नाम था जॉन शोर। ठीक है ना। सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। तो अब क्वेश्चन आता है कि कॉर्नी स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की, कॉर्नवालिस ने। दूसरा व्यक्ति इनके साथ कौन थे, जॉन शोर थे। ठीक है। इतना तुम्हें याद करना है। बाकी अब बताते हैं कि जमींदारी जो थी वो किन किन राज्यों में चलती थी। ठीक है ना। मैंने बताया था कि देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जमींदारी, कहीं जमींदारी चलती थी, कहीं रैयतवाड़ी चलती थी, कहीं तुम्हारी महलवाड़ी चलती थी। तो जमींदारी किन किन राज्यों में चलती थी। ठीक है ना। तो वो राज्य तुम्हें पता है, वो राज्य होंगे जहाँ उपजाऊ भूमि होगी। तो उपजाऊ भूमि कहाँ थी, बंगाल की थी, बंगाल में ये लागू थी। बंगाल का जहाँ नाम आएगा वहाँ बिहार का तो आएगा ही आएगा भाई, और बिहार का जहाँ आएगा वहाँ किसका आएगा, उड़ीसा का भी आएगा। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है ना। एक बार चेक कर, दिखाई दे रहा है नहीं तेरा, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी। ठीक है ना। और इसी के साथ ये तुम्हारी जो थी वो वाराणसी में भी थी। ये 5 राज्यों में। ठीक है। और वाराणसी के साथ ही कर्नाटक में थी। ठीक है ना। तो जमींदारी की व्यवस्था या जमींदारी की प्रक्रिया कितनी जगह चल रही थी, 5 राज्यों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, कर्नाटक। ये तुम्हें पढ़ लेनी। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जमींदारी के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त शुरुआत की थी, तो इन स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई है, तो 1793। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस राज्य में थी, तो राज्यों के नाम भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद तुम्हारी आती है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी की शुरुआत कैसे हुई, तो मैं बताइए, रैयतवाड़ी उन राज्यों में लागू की गई थी जहाँ जमींदारी नहीं चल पा रही, जहाँ जमींदार लोगों ने नहीं मिल रही थी। तो वहाँ जमींदार नहीं थी तो ब्रिटिश ने तय किया कि हम डायरेक्ट किसानों से ही टैक्स ले लेंगे। ठीक है ना। तो इसकी जो शुरुआत हुई है रैयतवाड़ी की, ठीक है, वो शुरुआत जो हुई है 1792 में हुई है। ठीक है। और देखो अभी हमने पढ़ा था जमींदारी, उसकी 1793 में हुई थी स्थायी बंदोबस्त के तहत। ठीक है। तो लगभग ये एक साथ ही चल रही है। ठीक है ना। तो ये 1792 में हुई है। और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम जरूर पूछा जाता है, तो उनका नाम याद रखना है। इनका नाम थे कैप्टन रीड, और दूसरे व्यक्ति थे थॉमस मनरो। ठीक है। थॉमस मनरो, ये दो नाम आप याद रखोगे कि रैयतवाड़ी के जनक कौन है, या रैयतवाड़ी की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, कैप्टन रीड और थॉमस मनरो। और कब हुई, 1792 में। ये किन किन राज्यों में चल रही थी, उन राज्यों के नाम भी जरूर करोगे याद। तो मैंने बताया ये साउथ के राज्यों में चल रही थी जहाँ खेती ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी वहाँ। तो इसमें तो मद्रास आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है ना। और ये पूर्वी बंगाल था, इसमें इसमें असम था। ठीक है। और असम के साथ इसमें कुर्ग था एक। कुर्ग कहाँ पर बताओ भाई, पॉलिटी पढ़ी होगी तो बताया होगा हमने। जब ब्रिटिश की 4 कमिश्नरी थी, उस कमिश्नरी में से एक कुर्ग कमिश्नरी भी थी, और ये कहाँ थी तुम्हारी, कर्नाटक में थी। तो ये सब कहाँ, यहाँ रैयतवाड़ी चलती थी। ठीक है। क्लियर। रैयतवाड़ी के आगे बढ़े तो अब एक थी महलवाड़ी।
महलवाड़ी क्या है भाई? जहाँ महलवाड़ी की प्रक्रिया क्या है, जहाँ पर ब्रिटिश लोग डायरेक्ट किसानों से ना लेके किससे ले रहे हैं, गांव के मुखियाओं से। किसान लोग टैक्स गांव के मुखिया को दे रहे हैं, गांव का मुखिया किसको दे रहा है, ब्रिटिश को दे रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है महलवाड़ी की, वो शुरुआत यदि हम देखें महलवाड़ी तो 1822 में हुई है। ठीक है, और शुरुआत किस व्यक्ति ने की है, इनके नाम भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे। तो दो नाम है, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है ना, और एक दूसरे व्यक्ति है, इसका नाम है रॉबर्ट मॉर्टिस। दो व्यक्ति ने शुरुआत की है इसकी। ठीक है ना, इनको याद करना बड़ा सिंपल है। यहाँ तो इसमें महल में माँ आ रहा है, मैकेंजी में माँ और मॉर्टिस में माँ, ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना, और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हुए हैं और राज्यों के नाम भी पता होने चाहिए आपके लिए। तो राज्यों में इसमें पहले तो देखो संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत जानते हो ना, जिसको हम आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं। इसमें संयुक्त प्रांत में दो इलाका थे। इसमें एक आगरा शामिल था और एक अवध। संयुक्त प्रांत में आगरा का और अवध का इलाका था। और नंबर 2 में है लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, और नंबर 2 जो तुम्हारा था इसमें, वो मध्य प्रांत था, जिसको आजकल हम मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारा जो एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ था इसमें। वो छत्तीसगढ़ कहाँ से कटा है, मध्य प्रदेश से कटा है ना, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो आज है उसको मध्य प्रांत बोलते थे। और नंबर 3 ये हमारी पंजाब में थी। और नंबर 4 अगर लिख के दिखाऊं मैं तो इसमें दक्कन का कुछ भाग था, दक्कन के कुछ राज्य शामिल थे इसमें। ठीक है, दक्कन जानते हो ना, कर्क रेखा से, या दक्कन का पठार बोलते हैं ना, कर्क रेखा के आसपास जो एरिया है वो दक्कन का पठार में आता है। ठीक है, तो वहाँ के कुछ राज्य। तो देखो ये तुम्हारी क्या होगी, महलवाड़ी। ठीक है ना, अब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। तो देखो एक ही साथ एक समय में ही कहीं जमींदारी थी, कहीं महलवाड़ी थी, कहीं क्या थी, रैयतवाड़ी। अब बात आती है कि रैयतवाड़ी भारत के कितने हिस्से पे थी, महलवाड़ी कितने हिस्से पे थी, और जमींदारी कितने हिस्से पे थी, और सबसे ज़्यादा क्या थी। ठीक है ना, ये बात आती है। ठीक है, तो इसको यदि हमें एक ग्राफ के जरिए समझें तो समझो, इसकी पाई चार्ट के समझो। ये देखो इसको इस प्रकार से बनाएंगे हम। सबसे ज़्यादा जो भारत में थी, करीब 51%, वो रैयतवाड़ी थी। कौन सी थी, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी ज़्यादा भाग पर थी, रैयतवाड़ी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर ये थी लगभग कितनी, 30%, वो तुम्हारी महलवाड़ी थी। बचा कितना, 19। 19% कौन है, जमींदारी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी फैली हुई थी, तो रैयतवाड़ी। सबसे कम जमींदारी। एक बार ये पूछा कि जमींदारी कितने, जमींदारी का कितना योगदान था, तो 19%। महलवाड़ी का कितना था, 30%। और रैयतवाड़ी का कितना था, 51%। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिश पॉलिसी में हम दो पॉलिसी पढ़ चुके हैं, एक पॉलिटिकल पॉलिसी और एक अपनी कौन सी पढ़ चुके हैं हम, ये इकोनॉमी पॉलिसी। इसके बाद हमारे सोशल रिलीजियस पॉलिसी आएंगी। ठीक,